नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं मधुरोग के बारे में, जिसके कि कारणों को समझना, जागरूक रहना, उपचार की बात बाद में आती है। ये दो जो विकल्प हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में चिकित्सालय के औषधि विभाग में पूर्व में रहे आचार्य पद पर कार्यरत प्रोफेसर राजीव रैना जी। डॉक्टर रैना जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 28 वर्षों से ज़्यादा का जो आपका कार्यकाल, जो आपकी सेवाएं रही हैं मानव धर्म के लिए, असहाय लोगों के लिए, रोगियों के लिए, आपका कार्य प्रणाली जो रही है और कार्यकुशलता रही है, इन 28 सालों में बहुत ही सराहनीय रही। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है मधुरोग। अक्सर ये देखा गया कि जब भी बात होती तो आए दिन यही आंकड़े हैं कि मधुरोग बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम प्रदेश की बात करें, विश्व स्तर की बात करें, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका प्रचलन अगर विश्व स्तर पे है तो किस पायदान में है और हमारे हिमाचल में क्या परिस्थिति है? पिछले कुछ दशकों से डायबिटीज़ या मधुमेह जो रोग है, इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय विश्व में चीन में सबसे ज़्यादा मधुमेह के रोग मरीज़ हैं, जो कि लगभग 14 करोड़ के करीब हैं, और भारतवर्ष में भी लगभग 8 करोड़ से ऊपर लोग मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, जहां पर लगभग 3.5 करोड़ मधुमेह से रोग से पीड़ित हैं, और अमेरिका में भी लगभग इतने ही लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। ये जो संख्या है ये बड़ी भयावह रूप धारण कर रही है, क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले कुछ दशकों में अचानक, पहले जहां मधुमेह के मरीज़ बहुत कम होते थे, वो अचानक बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं। जब मैंने 1980 के दशक में नौकरी ज्वाइन की थी, तो लगभग हमें जो डायबिटीज़ के पेशेंट मिलते थे वो सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़ के होते थे, और उन मरीज़ों का जीवन बगैर इंसुलिन के नहीं चलता था। परंतु जैसे जैसे अगले कुछ दशकों में अब जो है संख्या टाइप 1 की तो लगभग वही रही है, परंतु टाइप 2 के जो मरीज़ थे वो कई सौ, कई हज़ार गुना बढ़ गए हैं। उस समय टाइप 2 के पेशेंट लगभग ना के बराबर होते थे, और दवाइयाँ नहीं होने की वजह से उनका इलाज भी इंसुलिन से ही किया जाता था। परंतु अब दवाइयों की अवेलेबिलिटी तो बहुत बढ़ गई है, परंतु मरीज़ों की जो गणना है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। ये इतनी अधिक बढ़ गई है कि इस समय जो 18 वर्ष से लेके ऊपर की जनसंख्या है, उसमें से लगभग हर 10 में से 1 आदमी मधुमेह से पीड़ित है, भारतवर्ष में भी। और इसके अलावा ये देखा गया है कि लगभग 2 से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अभी डायरेक्ट डायबिटीज़ में लैंड नहीं किए हैं, परंतु वो प्री डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जिसका मतलब है कि उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है अभी उस लेवल तक नहीं आई है कि उनको डायबिटिक लेबल किया जा सके, परंतु वो डायबिटीज़ के दरवाजे पे खड़े हो चुके हैं। जी, तो हाल ही में देखा गया है कि पिछले दशक की बात करें, आपने कहा 1980 का जो दशक था, जब आपने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम जो सिनेरियो था मधुमेह का, लक्षणों की बात करें या पुष्टि की बात करें या नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की बात करें, तो आप बता रहे हैं कि बहुत कम देखे जाते थे, और दवाइयाँ भी जो होती थी वो भी काफ़ी कम, जो हमारी कैटेगरीज हैं उसमें 2-4 किस्म की दवाइयाँ दी जाती थी। इंसुलिन का प्रचलन जैसे जैसे डायबिटीज़ की उग्रता बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स काफ़ी पुष्टियाँ करती हैं, जो एनालॉग्स आए हैं हमारे, कि अब इंसुलिन भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बन चुकी है। इससे पहले जानना आपसे ये बहुत आवश्यक बनेगा, ये जो मधुमेह है, आपने कहा टाइप 1 और टाइप 2, तो ये मधुमेह के जो आप क्राइटेरिया, अगर हम टाइप 1 की या टाइप 2 की बात करते हैं, तो इसके क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज क्या रहते हैं, और साथ ही में इसके लक्षणों को जानना भी आवश्यक बन जाता है। तो लक्षण किस तरह के रहते हैं? जहाँ तक टाइप 1 डायबिटीज़ की बात है, तो ये अमूमन या तो बच्चों में पाया जाता है या एडोलेसेंट एज ग्रुप में 18 के आसपास पाया जाता है। परंतु किसी भी एज में पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है, अगर उसका ऑटो इम्यून प्रोसेस से उसके पेंक्रियास के बीटा सेल नष्ट हो जाएं, और ये नष्ट लगभग कंप्लीट होते हैं, इसलिए उनको जीवन भर इंसुलिन की, जिंदा रहने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। और जहाँ तक लक्षणों की बात आती है और डायग्नोसिस की बात आती है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट में हमेशा ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, या उल्टियाँ वगैरह होना, या डिहाइड्रेशन होना,
ये शुरुआती दौरा में ही पाया जाता है। और इन पेशेंट्स की अगर जिनमें ये लक्षण है और ब्लड शुगर लेवल 200 से ऊपर है तो वो स्ट्रेट अवे डायबिटिक डिक्लेयर हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी HbA1c भी 6.5 से ऊपर हो सकती है। ये HbA1c पिछले 2 से 3 महीने की ब्लड शुगर लेवल है। इसके अलावा जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है, जिसमें कि मरीज़ ने कम से कम 8 घंटे तक रात के बाद खाने के बाद ना खाया हो और फिर ब्लड शुगर चेक की जाए और ब्लड शुगर लेवल जो फास्टिंग है 126 से ऊपर है, तब भी वो टाइप 1 डायबिटिक होगा। इसके अलावा ये पाया गया है कि आइलेट सेल एंटीबॉडीज़, जो कि पेंक्रियास के सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी होती हैं, वो किसी न किसी रूप में इन मरीज़ों में ज़्यादातर पॉजिटिव पाई जाती हैं। ये तो आ गया टाइप 1 डायबिटीज़ का। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसका कि हमें मेन आज की जो एपिडेमिक के तौर पे फैल रही है, इसमें आमतौर पे ये देखा गया है कि मरीज़ में आमतौर पे कोई लक्षण नहीं होते। लक्षण सिर्फ एक ही, ये लक्षण तो नहीं है, परंतु एक हिस्ट्री ज़रूर होती है कि उनके परिवार में या मैटरनल या पैटर्नल, माता या पिता की तरफ से जो है किसी न किसी को फैमिली की तरफ से, पैटर्नल और मैटरनल फैमिली की तरफ से शुगर के जो डायबिटीज़ के जीन्स हैं वो आए होते हैं। तो वो जो है उस सबसेट ऑफ पेशेंट्स में आमतौर पे ये देखा गया है कि शायद कोई भी लक्षण ना हो इनिशियली, परंतु जब चेक किया जाता है तो उनकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 से ऊपर होगी, HbA1c 6.5 से ऊपर हो सकता है, या फिर अगर उनके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, 200 से ऊपर है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद, या फिर उनकी ब्लड शुगर लेवल किसी भी स्पॉट टाइम पर 200 से ऊपर है और साथ में शुगर के लक्षण जैसे ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना या ज़्यादा प्यास लगना, ये सारे अगर लक्षण मौजूद हैं तो भी उनको डायबिटीज़ होगी। और ये आवश्यक है कि इन लेवल्स को एक बार दोबारा क्रॉस चेक किया जाए ताकि किसी भी लैब एरर की संभावना को रूल आउट करके उनको फिर टाइप 2 डायबिटिक डायग्नोज कर सकते हैं। परंतु ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में काफ़ी बार मरीज़ में कोई लक्षण नहीं होते और कई बार हमने ये देखा है कि स्ट्रेट अवे पेशेंट में कोई लक्षण नहीं है, वो हार्ट अटैक के साथ आ सकते हैं। जब उनको चेक करते हैं तो उनकी डायबिटीज़ होती है, HbA1c बहुत अधिक होती है। कई बार रेयरली पेशेंट स्किन की प्रॉब्लम्स के साथ, आई की प्रॉब्लम्स के साथ या किडनी की प्रॉब्लम के साथ भी जब पहली बार आते हैं और चेकिंग पे उनको डायबिटीज़ निकलती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हर मरीज़ जिसकी फैमिली हिस्ट्री हो या 35 वर्ष के बाद वैसे भी प्रति वर्ष उनको ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए, ताकि जब भी हो तो वो प्री डायबिटीज़ की लेवल पर ही उनका पता लग जाए, ताकि उस स्टेज पे इंटरफेयर करके उनको आगे डायबिटिक बनने से रोका जा सके। तो एक प्रश्न यही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कहा डायबिटीज़ प्री डायबिटिक, आम जनता हमारी जानना चाहेगी, अवाम, कि जो डायबिटीज़ नॉर्मल आदमी में जो शुगर लेवल होना चाहिए खाली पेट वाला, वो कितना होना चाहिए, और साथ में जो खाना खाने के बाद हम 2 घंटे के बाद या रैंडम की बात करते हैं, वो एक नॉर्मल व्यक्ति में कितना होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक है कि अगर किसी भी पेशेंट की 8 घंटे, किसी भी आदमी की 8 घंटे फास्टिंग के बाद ब्लड शुगर लेवल अगर 100 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से ऊपर आती है और 125 से कम है तो वो प्री डायबिटिक है। अगर 126 से ऊपर चली जाती है तो वो डायबिटीज़ हो जाती है। इसी प्रकार से HbA1c अगर उसकी 5.6 से कम है तो वो नॉर्मल है, 5.6 से लेके 6.4 तक वो उसको प्री डायबिटीज़ में लैंड करती है। इसी तरह से अगर सिम्टम्स के साथ ब्लड शुगर लेवल किसी भी टाइम 2 सिम्टम्स है, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना और बार बार पेशाब आना, और उसकी अगर ब्लड शुगर लेवल 200 से ऊपर किसी भी एक टाइम आती है तो वो भी उसको डायबिटीज़ में लेबल कर लेती है। या फिर अगर ग्लूकोज 75 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट डाइट के बाद उसकी 2 घंटे के बाद अगर शुगर चेक की जाए वो भी अगर 200 से ऊपर आ रही है तो वो भी उसको डायबिटिक बना देती है। तो सर, आपने तो बहुत ही सराहनीय काम किया है मधुमेह पे, अभी भी कर रहे हैं, और जागरूकता की अगर हम बात करें तो काफ़ी लोगों को अभी भी आप जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने कहा कि कोई भी हॉस्पिटल में या कोई भी किसी जगह में भी जाता है किसी दूसरी बीमारी को लेकर, जब उसका ब्लड टेस्ट या खून की जांच होती है तो उसमें पता लगता है कि नहीं, मधुमेह भी, रोग भी साथ में है,
और शुरुआती दौर पे आपने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज़ में कई बार लक्षण भी सामने नहीं आते हैं, और आप अक्सर ये भी चीज़ बता रहे थे कि हॉस्पिटल में कई स्ट्रोक के पेशेंट या अधरंग के पेशेंट है, जब उनको देखा जाता है तो मधुमेह से भी ग्रसित हैं, हार्ट अटैक हुआ तो भी मधुमेह से ग्रसित हैं, या किडनी डिसऑर्डर के अगर कोई पुष्टि की जाती है तो भी पता लगता है कि अंडरलाइनिंग डायबिटीज़ भी था। तो आपने स्क्रीनिंग के बारे में बखूब बताया कि 35 वर्ष से ऊपर अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो स्क्रीन करना अति आवश्यक बन जाता है हर साल में एक बार। तो क्यों ना, अगर ये डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा है, तो हमें डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की बजाय अपनी लाइफस्टाइल को ज़्यादा सुदृढ़ रखना, उसको आपके जो नियम हैं, जो पंक्चुअलिटी है लाइफस्टाइल में, उसको बरतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा कि ट्रीटमेंट की ओर जाएं, विकल्प की ओर जाएं, और फिर उसमें काफ़ी क्योस और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपके मानने से हमारा जो लाइफस्टाइल किस तरफ को जा रहा है और किस तरह का जीवन शैली हमारी होनी चाहिए जिससे कि हम इस घातक बीमारी से आगे कॉम्प्लिकेशन से बच सकें? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि इसके होने के बाद मरीज़ की जो जीवन है वो एक किस्म का हमेशा के लिए बदल जाता है जी। अगर ये पिछले कुछ वर्षों में क्यों बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ह्यूमंस और भारतीय पर्टिकुलरली जेनेटिकली हमारे जीन ऐसे हैं जिनमें कि डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। हमारे बुज़ुर्ग डायबिटीज़ से इसलिए बचे रहते थे क्योंकि उनकी जीवन शैली इस तरह से थी, बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल था, बहुत ज़्यादा काम करते थे, खान पान के नियम बड़े अच्छे थे। इसके अलावा जो फूड वाला जो खाने का था उनका बड़े नियम ऐसे थे, और मिलेट्स वगैरह जो जौ बाजरा रागी वगैरह जो अनाज थे, तो वो बहुत अच्छे अनाज थे जो कि आदमी को शुगर होने से बचाते थे। जी। परंतु जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है तो हमारे खान पान के चीज़ों में बहुत बदलाव आया है। पहले कैलोरीज कम होती थी, अब कैलोरी रिच फूड जो है वो बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं। मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए को पैदा कर रहा है। जी। इसके अलावा क्योंकि हमारी डाइट बढ़ रही है, जेनेटिकली हम ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं, तो एक और इसके अलावा फिज़िकल इनएक्टिविटी हो गई है। गाड़ियाँ सब जगह हैं, लोग पैदल चलने की बजाय गाड़ियों से जाना प्रेफर करते हैं। खेतों में पहले लोग खुद काम करते थे, किसान लोग काम करते थे, अब वो भी काम नहीं कर रहे हैं, या माइग्रेंट लेबर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या फिर टिलर और दूसरी मैकेनाइज्ड चीज़ें कर रहे हैं। वो बुरी नहीं है, परंतु हर चीज़ का एक न एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें जोड़ के फिज़िकल इनएक्टिविटी, एक्सेस ऑफ फूड, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो भी हम, और मोटापा, ये सब मिलके इस डायबिटीज़ के टाइप 2 डायबिटीज़ के एपिडेमिक को जन्म दे रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि इस चीज़ को रोकना, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लगभग 30-40 साल के बाद हर कोई आदमी अगर ऐसा ही चला तो लगभग हर आदमी डायबिटिक हो जाएगा। और डायबिटीज़ का ऐसा है कि कॉम्प्लिकेशंस, मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, और ये हमारी हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है जो कि बहुत आगे चल के हमारा सिस्टम भी इसको कोप करने के लिए कर नहीं पाएगा। जी। अक्सर देखा गया कि जब भी डायबिटीज़ मधुमेह की पुष्टि होती तो लोगों में एक तरह का तनाव पैदा होता है शुरुआती दौर में, और उसके बाद उनको जो बताए जाते हैं, कई मिथ्स भी होते हैं और कई टाइमिंग्स के बारे में, कई फूड आइटम्स के बारे में बताया जाता है। अक्सर कई बार एक्सरसाइज के बारे में भी उनको अवगत करवाया जाता है कि आपको एक्सरसाइज करनी, तो वो आदमी जिज्ञासा पूर्ण होते हैं और वो कई बार एक्सरसाइजेज हमारे जो है, जैसे शिमला की हम बात करें या हमारे हिमाचल की बात करें, तो अर्ली मॉर्निंग में कईयों को उठने की आदत है, और मधुमेह में वो 8 घंटे से उपवास में हैं और अर्ली मॉर्निंग में वो सैर करते हैं। तो क्या, अगर जो आप बता रहे हैं एक्सरसाइज और फिजिकली एक्टिविटी को बढ़ाना है, तो डायबिटीज़ में किस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए और कितना हफ्ते में कितना मिनट करना अनिवार्य बन जाता है कि आपको एक्सर्शन करना ही पड़ेगा? जहाँ तक फिज़िकल एक्टिविटी की बात है, तो जब भी आदमी का, हर किसी का प्रयास होना चाहिए कि जब भी अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रख सके तो अवश्य करना रहे। जहाँ पर गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, इन चीज़ों का प्रयोग अगर ना अवॉइड कर सके तो करना चाहिए। जी। सवेरे उठ के मॉर्निंग में जाने की बजाय, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेट अच्छा है ज़्यादातर हिमाचल के काफ़ी एरियाज़ में, सवेरे उठ के 8 किलोमीटर पैदल चलने की बजाय और बाद में अपने ऑफिस कार से जाने की बजाय, वही टाइम जो है अगर वो ऑफिस के टाइम को ऑफिस जाने के लिए पैदल जाएंगे
तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वातावरण के लिए भी, फाइनेंशियली उनके लिए भी, पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ेगा और सेहत के लिए भी। एक्टिविटी करते हुए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हफ्ते की लगभग 150 मिनट एक्टिविटी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ की जाए, पर हफ्ते में 5-6 दिन होगी, एक आध दिन अगर नहीं भी हो तो भी चल पड़ेगा। प्रेफरेबली ये एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि 20 से 25 मिनट तक या तो ब्रिस्क वॉक करे या जॉगिंग करे। इन दोनों चीज़ों में आदमी ने ये ख्याल रखना है, मज़े से आदमी सारा दिन टहलता है, उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता हेल्थ के लिए। परंतु अगर 20 मिनट 25 मिनट रोज़ ब्रिस्क वॉक करेगा तो वो आपके शुगर से रोकने में काफ़ी सहायक होगा। और चलना इस प्रकार से चाहिए कि हल्का जब चले, ब्रिस्कली चले, और हल्का आदमी को सांस इस तरह से फूलना चाहिए कि वो अपना एक वाक्य जो है वो पूरा करने में थोड़ा सा हांफे, तो पता लग जाएगा कि उसकी फिज़िकल एक्टिविटी उस लेवल की है जो कि उसको फ़ायदेमंद है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर भी हो सके अपने आप को एक्टिव रखिए। योगा भी डीप स्ट्रेच एक्सरसाइजेज हैं, वो भी हेल्प करती हैं, परंतु फिज़िकल एक्टिविटी जो एरोबिक और दूसरी है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी, तो आपने बहुत खूब बताया कि अगर आप सुबह उठने की बजाय, अगर आपका विकल्प है, ठीक है। और अक्सर आजकल देखा गया है कि इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने कि उस दौरान अगर कोई अपने व्यवसाय में अगर अपने आप को पैदल सैर करता हुआ अपने व्यवसाय पे जाता, तो एक तरह की वो भी एक्सरसाइज है। आपका समय भी बचता है, आप ट्रैफिक जाम से भी बचते हैं, और साथ में पॉल्यूशन भी डायरेक्टली आपकी कम होता है, जो कि शरीर को भी नुकसान कम पहुंचाता है। डॉक्टर साहब, खान पान के बारे में भी बहुत मिथ हैं। कई लोग बोलते हैं, जैसे सब्जियों की अगर हम बात करें, कि आलू, अरबी, जिमीकंद और कद्दू, कई ऐसा बोलते हैं। और कई अगर फ्रूट्स की बात करें तो बोलते हैं आम, केला, चीकू, अंगूर, पाइनएप्पल, खजूर। कईयों का मन करता है, सारी चीज़ें तो स्टिकनेस नहीं हो पाती हैं। अक्सर डायबिटीज़ में ये देखा जाता है, जिस आदमी को मधुमेह से जिसको ग्रसित ये बीमारी होती है, उसका मन भी ज़्यादा करता है इन सब चीज़ों को खाने का। तो क्या कभी कभार इस तरह की चीज़ों लेने से कोई नुकसान हो सकता है, या किस तरह से इस चीज़ों को एडजस्ट किया जाए? सबसे पहला तो हमारे लोगों को अपनी अमूल डाइट में बदलाव इस तरीके से लाना है, क्योंकि जहाँ पर भी डायबिटीज़ की इंसिडेंस ज़्यादा देखी गई है, जैसे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और केरला में है, वहाँ पे ज़्यादातर रिफाइंड स्टार्च जैसे है, लोग चावल और चावल ही लेते हैं। वो चाहे डोसा लें, इडली लें, चावल लें, हर चीज़ में उनके राइस होता है। गेहूँ वगैरह की गेहूँ भी कोई बहुत अच्छा फूड नहीं है, परंतु फिर भी रिलेटिवली बेटर फूड है। तो गेहूँ वगैरह की इनटेक वहाँ पे बहुत कम है। और ये देखा गया है कि हिमाचल से जो डाटा आ रहा है, हिमाचल में भी इंसिडेंस डायबिटीज़ की काफ़ी बढ़ रही है, और केरला और तमिलनाडु से कोई ज़्यादा पीछे नहीं है। और हिमाचल सरप्राइजिंगली एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर कि अर्बन और रूरल डिवाइड भी ख़त्म हो रहा है। यहाँ लगभग बाकी जगह में ऐसा है, जैसे पंजाब वगैरह है, अगर शहरों में डायबिटीज़ 12% में है तो गांव में सिर्फ 6% में है। जबकि हिमाचल में ये है कि अगर गांव में 12% है तो शहरों में 18% तक पहुंचा है। डिवाइड कम हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे गांव और शहरों की सब लोगों की जो है लाइफस्टाइल ख़राब हो चुका है, जो कि समस्या पैदा कर रहा है। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा था कि डाइट में क्या लेना है, तो हमें, हमारे भारतीयों की डाइट जो है ये कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, जबकि वेस्टर्न में जो डाइट है वो यूजुअली प्रोटीन और फैट की ज़्यादा होती है। तो हमारा जो मध्य मार्ग हमें अपनाना पड़ेगा। हमारी लगभग 50% डाइट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से होनी चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट में ये देखा गया है कि हमारे चावल का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, और चावल जो मोटा चावल होता है उसमें स्टार्च ज़्यादा होती है। हालांकि बासमती हम रिकमेंड नहीं करेंगे, परंतु बासमती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और उससे शुगर जल्दी नहीं बढ़ती है। जहाँ तक गेहूं की बात है, उसमें रिफाइंड गेहूं जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। होल मील वीट जो है वो लेना चाहिए, और अगर हो सके तो उसमें जो सो कॉल्ड सुपर फूड्स हैं हमें उनको ऐड करना चाहिए, ताकि जैसे मिलेट्स हैं, बाजरा है, जौ है, उनको ऐड करके, बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो हम रोटी उसमें डालेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी पेशेंट के लिए। मधुमेह पेशेंट का जो ट्रीटमेंट पे है, चाहे वो दवाइयाँ का सेवन कर रहा है, सारे नियम बरत रहा है, या इंसुलिन पे है, तो टारगेट क्या होनी चाहिए आपकी फास्टिंग, और जो पोस्ट प्रेंडियल टारगेट है रेंडम कितना होना चाहिए? और मुख्य लक्षण, अगर कई बार अक्सर ये भी देखा गया है कि कई लोगों को शुगर ज़्यादा होने से उतना खतरा नहीं है, कि कई बार हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट हो जाते हैं, ये किस टाइम में हो सकता है, और इसके लक्षण क्या होते हैं जो आपको भांपना बहुत ज़रूरी है, और उस दौरान करना क्या चाहिए? डायबिटीज़ में अगर हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं होता तो ये सबसे आसान डिजीज़
ट्रीट करने को होती, क्योंकि दवाइयाँ ही बढ़ाते जाना था, इंसुलिन ही लगाते जाना था। परंतु जो हाइपोग्लाइसीमिया है, ये टाइट ग्लाइसीमिक कंट्रोल जिसको हम सब टारगेट करते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है। हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट आजकल ज़्यादातर उसी को होगा जिसको या तो इंसुलिन लग रही है या सल्फोनाइल यूरिया कुछ दवाइयों पर है। परंतु जो नई दवाइयाँ आई हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क काफ़ी कम है। परंतु फिर भी हर डायबिटिक पेशेंट को पता होना चाहिए कि अगर वो दवाइयों का सेवन कर रहा है और मील्स की इरेगुलरिटी है, या दवाई खाली खाना नहीं खाया, या खाना दवाई ले ली और अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज हो गई, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो बॉडी की शुगर लेवल खर्च हो सकती है, कम हो सकती है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया में अचानक घबराहट हो सकती है, पसीना आ सकता है, पाल्पिटेशन, छाती में धक धक लग सकती है, थोड़ा और अगर शुगर डाउन होगी तो उसको भूख लग सकती है, और थोड़ा और होगा तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, थोड़ा मेंटल हो जाएगा, और हल्का सा और बढ़ेगा तो मरीज़ बेहोश भी हो सकता है, दौरा भी पड़ सकता है, या जैसे अधरंग और स्ट्रोक होता है उस तरह को भी मिमिक कर सकता है। तो ये लक्षण पता होने चाहिए ताकि टाइम पर मरीज़ उस समय कुछ ग्लूकोज वगैरह बोलते हैं कि 10-15 ग्राम ग्लूकोज का सेवन उस टाइम जो है मरीज़ को तुरंत ठीक कर देता है। थोड़ी शुगर अगर बढ़ेगी भी तो नुकसान नहीं करेगी। और ये रिवर्सिबिलिटी वाली बात भी आजकल देखा गया है कि कई लोग अगर जो परहेज करते हैं उससे काफ़ी हद तक देखा गया कि कई बार शुगर रिवर्स भी हो जाती है मधुमेह। तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। जो लेटेस्ट रिसर्च ये बता रही है, जो इंग्लैंड में हुई थी, उन्होंने कुछ लोगों को एनकरेज किया और NHS अपनी स्कीम के अंडर 800 कैलोरी डाइट पे सीमित रखा। 800 कैलोरी की डाइट भी उनको या तो ये स्मूदीज़ जो बोलते हैं फ्रूट वगैरह की मिक्स करके, या लिक्विड डाइट के ऊपर दी गई 800 कैलोरी, और इंश्योर किया उन्होंने कि इनका 10% बॉडी वेट कम से कम हो। ये चीज़ उन्होंने 2 साल तक रखी। 2 साल तक रखने के बाद ये देखा गया कि उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल थी। फिर इन्हीं लोगों को उन्होंने अगले 5 साल तक और स्टडी किया, तो ये बड़ी अजीब चीज़ सामने आई कि जिन लोगों ने उसके बाद अगर डाइट और एक्सरसाइज चलो वो नहीं रही, परंतु एक्सरसाइज और मॉडिफाइड डाइट से अगर 5 वर्ष तक उन्होंने अपना वज़न नहीं बढ़ने दिया जी, तो उनकी शुगर, उनको कंप्लीटली शुगर से फ्री ऑफ सिम्टम रहे और डायबिटीज़ उनको नहीं हुई। परंतु जो लोग अपना वज़न नहीं कंट्रोल कर पाए उन सबको डायबिटिक रेंज में वो दोबारा आ गए। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ डायबिटीज़ इज़, आज कहते हैं कि डेफिनेटली पॉसिबल है कुछ सबसेट कंडीशन। तो चलिए, अगर आपके नियम और आपकी जीवन शैली, आपका खान पान, और ख़ास तौर पर ये मदिरापान और जो धूम्रपान है ये भी शायद इस बीमारी में वर्जित है, या अगर करते हैं तो शायद आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो डबल हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा आपको घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक डायबिटीज़ की 2 टाइप की कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैक्रोवास्कुलर और माइक्रोवास्कुलर। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आई की हो सकती हैं, किडनी की हो सकती हैं, पाँव और फुट वगैरह की हो सकती हैं। वो प्रिवेंटेबल हैं और ट्रीटेबल हैं जब शुगर कंट्रोल होती है। परंतु मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, स्पेशली जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना है, इनका रिस्क हर डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा रहता है। आम जनरल पॉपुलेशन से ये 5 गुना रिस्क है। जिसको शुगर नहीं है उसको उससे 5 गुना, डायबिटीज़ वाले को 5 गुना रिस्क है कि उसको शुगर होगी, स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। और इनमें 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, एक स्मोकिंग, एक ब्लड प्रेशर कंट्रोल, एक लिपिड कंट्रोल। अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा है तो इनका कंट्रोल रखना। और अल्कोहल भी एक ऐसी चीज़ है कि जब अल्कोहल मरीज़ लेता है तो वो भी कैलोरीज़ गिनी जाती हैं, कैलोरीज़ हैं, चाहे बॉडी उनको स्टोर नहीं कर पाती है, परंतु उसकी कैलोरीज़ क्योंकि बढ़ रही हैं तो उसको डाइट में फ़र्क पड़ता है। और हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी अल्कोहल वाले को अगर खाने के साथ कुछ और, दारू के साथ कुछ और नहीं लेता है तो शुगर लो होने का रिस्क भी रहता है। तो शुगर, स्मोकिंग, हर चीज़ का परहेज़, और बीपी का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बहुत आवश्यक है शुगर के कंट्रोल के अलावा। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मधुमेह से रिलेटेड आपने हमारी आवाम को दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, आज हमारे बीच उपस्थित थे प्रोफेसर राजीव रैना जी, जो कि एक प्रख्यात और काफ़ी सराहनीय, जिन्होंने काम मधुमेह की अगर संदर्भ में भी बात करें तो बहुत ही सराहनीय कार्य इन्होंने किया है और अभी आगे भी कर रहे हैं। तो अगर आपका जीवन शैली ठीक है, खान पान ठीक है, आप अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको अनुकूल और नियंत्रण में रखते हैं, तो आप इस मधुमेह जैसी घातक बीमारी और उसकी कॉम्प्लिकेशन से
अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को बचा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर उपस्थित होंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।